नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। बजट में हमारी खास पेशकश ड्रीम्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। मंदी के बाद और महंगाई के बीच आ रहे इस बजट से जनता की उम्मीदें अनंत हैं और हमारा नारा है महंगाई घटाओ वित्त मंत्री। रोटी, कपड़ा और मकान हर शख्स की बुनियादी जरूरत है। मंदी से लड़खड़ाए रियलिटी सेक्टर को भी मदद की दरकार है और घर की ख्वाहिश रखने वालों को भी। तो नए बजट में घर के लिए कितनी संभावनाएं हैं, बात करने के लिए हमारे साथ होंगे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया, जो अपने खास अंदाज में आपको अपनी बातें बताएंगे, और रहेजा डेवलपर्स के नवीन के रहेजा। सपनों का घर बनाने की चाह रखने वाले हर आम और खास की नजर बजट पर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए होने वाली घोषणाओं पर है। मंदी से पार पा चुका भारत का रियल एस्टेट सेक्टर फिर से उठ खड़ा हुआ है, लेकिन ग्राहकों को से लेकर डेवलपर्स तक को उम्मीद है कि सरकार इस सेक्टर में तेजी को बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। पहले रोटी, कपड़ा और आखिर में एक मकान, सबकी चाहत यही होती है। हितेश और उनकी पत्नी की भी ख्वाहिश यही है। हितेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। रोटी कपड़े का तो अच्छा इंतजाम है। अब मियां बीवी को सपनों का आशियाना खरीदने की चाहत है, बजट का इंतजार है और कुछ फायदे की उम्मीद भी। जैसे पिछले साल सेशन के में उसमें गया चलते, तो हमें लगता है कि बजट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा लो ही रहना चाहिए। जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए थे लो इंटरेस्ट रेट के, और बैंक्स ने कुछ हम ऑफर किए थे अच्छे लो इंटरेस्ट रेट्स, वो वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए उनको आगे भी। लेकिन डिमांड सिर्फ घर खरीदने की ख्वाहिश रखने वालों की नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर भी उम्मीदों से लबरेज है। मंदी के खत्म होने के आसार और बाजार में नई नौकरियों की संभावना में रियलिटी सेक्टर अपना भी फायदा देख रहा है। बिल्डरों को लग रहा है कि बाजार सुधरा तो छोटे और मंझोले मकानों की मांग बढ़ेगी। नतीजा ये होगा कि इस सेक्टर में निवेश फायदे का सौदा होगा। इसे देखते हुए बड़े फाइनेंसर भी यहाँ पैसा लगाएंगे, लेकिन बिल्डर्स की अपेक्षा है कि सरकार बजट में विदेशी पूंजी निवेश का दायरा बढ़ाए। हाउसिंग के लिए जो लोन है, उनका जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम होना चाहिए, और जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिमिट में आते हैं उनके लिए जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं, एटीसी, इस प्रोविजन की सीमा भी थोड़ी बढ़नी चाहिए। एफडीआई के अलावा अगर खरीदारों को बैंक से कम ब्याज दर पर होम लोन मिलता है तो रियल्टी सेक्टर की स्थिति और मजबूत होगी। डेवलपर्स चाहते हैं कि मंदी की वजह से मिल रहा राहत पैकेज अभी आगे और जारी रहे। वहीं घर का सपना देख रहा आम आदमी ये चाहता है कि होम लोन का इंटरेस्ट रेट और कम किया जाए, लेकिन इसकी उम्मीद उन्हें बहुत कम है। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। हर आदमी की चिंता इस बात को लेकर कि उसके पास एक छोटा सा घर हो। जो बड़े हैं उनको चाहिए बड़ा सा महल, लेकिन क्या बजट में उनके लिए कुछ संभावनाएं होंगी? क्या उसमें उनको कुछ मदद मिल सकती है? इसी पर चर्चा करने के हमारे साथ सुभाष लखोटिया जी हैं, साथ ही हमारे साथ हैं नवीन के रहेजा। सुबह नवीन जी, क्या वाकई पिछले दिनों बहुत मुश्किल वाले दिन थे रियलिटी सेक्टर के लिए? बहुत मुश्किल थी। उसमें बहुत मुश्किल इसलिए था कि जो डेवलपर्स ने बहुत सारा डेट क्रिएट लिया हुआ था, उसकी इंटरेस्ट सर्विसिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इनफ्लो स्टॉप हो गए, फर्दर सेल स्टॉप हो गई, तो उनका जो कैश फ्लोज थे वो इफेक्ट हो गए। प्रोजेक्ट्स जो है वो फर्दर इफेक्ट हो गए। जब प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, लोग पे नहीं करेंगे, फिर पैसा नहीं मिलेगा। आपके ऊपर बैंक के लोन खड़े हैं, आपको वो देने हैं। तो ये प्रॉब्लम जो थी एक बहुत अजीब तरीके से लोगों ने भी अपनी जेब से पैसा निकालना बंद कर दिया था। जो आदमी बड़े बड़े मकान, फ्लैट्स के बारे में सोच रहा था, वो प्रोजेक्ट भी बहुत रुक गए थे। अब क्या पिछले दिनों जो उम्मीद बंधी है कि आदमी फ्लैट्स को लेके या घरों को लेके कुछ उसके जेब से पैसे निकलने लगे हैं? ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसमें जो ये दौर चला, इससे डेवलपर्स को प्राइस नीचे लाने पड़े ताकि वो उसका कैश फ्लो जनरेट करे, इंसेंटिव देकर। मतलब घर सस्ते हुए, तो घर सस्ते होने से कुछ स्टिमुलस पैकेज दिया गवर्नमेंट ने, उससे कुछ एडिशनल जो है लिक्विडिटी क्रिएट हुआ लोगों के पास, एंड उससे परचेजिंग पावर बढ़ा, उससे डिमांड बढ़ा है। और अब डिमांड जो है इस टाइम इस लेवल पे है कि बहुत, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल नॉर्मल। पहले जो आम मिडिल क्लास था वो बहुत जेब खर्च बहुत ज्यादा करता था, बड़े बड़े फ्लैट्स के बारे में सोचने लगा था। अब किस तरीके की डिमांड रियलिटी सेक्टर में आ रही? किस तरीके के फ्लैट अब आप लोग बनाने लगे हैं? देखिए जी, कुछ बदलाव है। प्लानिंग तो पहले भी डिफेक्टिव थी और प्लानिंग आज भी डिफेक्टिव है। हाँ। उसमें कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। अगर हम इस पूरी सॉल्यूशन को, लोगों को घर देने की जो समस्या है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो हमें प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि कारण क्या है। 70% इंडिया का जो लोग हैं वो घर नहीं खरीद सकते अभी भी। आम आदमी के पास घर नहीं है, उसके पास झुग्गी झोंपड़ी है या अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है,
और उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन अभी तक नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन बनाया गया, लेकिन उसका भी बेनिफिट जो है वो आम आदमी तक अभी तक देखने को नहीं मिला पिछले 2 साल में। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले आम आदमी को घर देने के लिए स्पेशल प्रोविजन में लैंड बैंक्स की प्रोविजन करनी चाहिए, और जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंदर ही जहां जहां पे अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, कंट्री में स्क्वैटिंग हो चुकी है, उसके आसपास सरकार के पास जितने भी लैंड पार्सल्स हैं उनको गवर्नमेंट एक सेंट्रल स्कीम के थ्रू अवेलेबल करे, और लोएस्ट रेट के ऊपर जो डेवलपर बना के आम आदमी को दे सकता हो वो लोएस्ट रेट के ऊपर उनको असाइनमेंट किया जाए और उसको गवर्नमेंट उसको फंडिंग करे। सुनील, आप तो डेवलपर है, आप तो मकान बनाना आपका पेशा है, और उसमें आप कहना नहीं चाहिए लेकिन मुनाफा भी कमाना आपका पेशा है। मुनाफा नहीं होगा तो धंधा कैसे चलेगा? आप हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरीके के मिडिल इनकम का जो आदमी है उसको किस तरीके के फ्लैट्स के बारे में, किस तरीके के मकान के बारे में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, और अपने ईएमआई को कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी जो भी इन्वेस्ट करता है, अभी स्पेकुलेशन का टाइम नहीं है। जो जनरली देखा गया है, लोग जो है इन्वेस्ट प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, लेकिन पहले आदमी को अपना घर खरीदना चाहिए अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, नंबर 1। नंबर 2, वो घर खरीदने के पहले उसको टोटल ये जो एजेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स होते हैं, डेवलपर्स भी हैं, इनकी एड्स वगैरह को नहीं देखना चाहिए। इनको प्रैक्टिकली एड्स निकालते उसको नहीं देखे? नहीं, इनको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। अच्छा, कि इस डेवलपर की ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसका जो क्वालिटी लेवल है वो क्या है, और इसका टाइटल क्या है जिसके ऊपर ये बना रहा है, कल को मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें सोच समझ के आप लाइफ में एक बार डिसीजन लेते हैं मकान खरीदने की, लेकिन जनरली आप लोगों की बातों में आके सैलरी और जो फ्लैट या मकान की कीमत होती है उसमें किस तरीके का प्रोपोर्शन होना चाहिए? देखिए, सैलरी जो होता है नॉर्मली 1/3 ऑफ द सैलरी जो इनकम, मतलब 1/3 ऑफ द इनकम जो है, फैमिली इनकम जो है, वो आप मकान खरीदने पे कन्वीनियंटली लगा सकते हैं। अनलेस इन्फ्लेशन बहुत अगर हाई लेवल हो जाएगा और डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, तब ये मार्जिन थोड़ा सा कम हो सकता है। रमेश जी, ये बताइए जरा कि हमारे दर्शकों को जो बैंक से हम लोन लेने जाते हैं उसमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? एक आम आदमी को जिसने जिंदगी में कभी बैंक से लोन न लिया हो लेकिन मकान एक जरूरत है, उसके लिए उसको लोन चाहिए, किन किन 2-3-4 चीजों का ख्याल रखे ताकि उसको दिक्कतें ना आनी पड़े? नंबर 1, बेसिक ईएमआई क्या है, क्योंकि इसके अंदर हिडन चार्जेस भी होता है। दूसरा, वो सर्विस फीस लेते हैं स्टार्टिंग में, तो इन दोनों चीजों को देख ले। हिडन चार्जेस के बारे में कैसे? कोई प्रोसेसिंग चार्ज जो है, कोई बैंक जो है बहुत हैवी लेता है, उसके बाद ऊपर परसेंटेज भी लेता है। कोई बैंक जो है वो सिर्फ एक फिक्स चार्ज ले लेता है। कहीं ऐसे बैंक हैं जहां डेवलपर्स नेगोशिएट कर लेते हैं पहले ही प्रोजेक्ट के ऊपर कि भाई मैं इसके ऊपर मिनिमम चार्ज जो है आपके साथ मैं अपना प्रोजेक्ट क्लियर करवा लेता हूं, और मिनिमम चार्ज फिक्स करवा लेते हैं 1000, 1500, 2000 रुपया, और वही एक चार्ज लगता है। किस तरीके के बैंक के पास जाना चाहिए? आई विल से कि जो बेस्ट उसको सर्विस दे सकता है, नेशनलाइज बैंक्स आर वेरी गुड। मेरा पर्सनल जो व्यू पॉइंट है वो नेशनलाइज बैंक्स के ऊपर है, क्योंकि कंजर्वेटिव हैं, इंटरेस्ट रेट्स अच्छे होते हैं, और थोड़ा सा ठीक है आपके डोर स्टेप तक नहीं आते आपके वो, लेकिन आपको उनके पास जाना पड़ता है। लेकिन एक बारी आप जब करवा लेते हैं अपना लोन तो आप सुखी रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष लकड़ी आपका भी, रहेजा जी आपका भी। ये थी हमारी आज की विशेष बातचीत बजट के ऊपर।